रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। हमने केपीके बोर्ड क्लास 10 की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर 1 और 2 हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारे पास क्या है? वेरिएशंस। ठीक है। एक्सरसाइज तरफ जाने से पहले कुछ टर्म्स है जो हम टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास है, पहली टर्म्स है इसमें रेशो है। रेशो क्या चीज़ होती है ये देख लेते हैं। रेशो हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए। अब किसका कंपैरिजन? कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज का। और क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड्स की होनी चाहिए। जैसे मिसाल के ऊपर आप लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप लेंथ कंपैरिजन लेंथ के साथ ही कर रहे होंगे। अगर आप मैथ्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैथ्स का कंपैरिजन मैथ्स के साथ ही कर रहे होंगे। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बुक पड़ी है मेरे पास सामने, अगर मैं बुक का कंपैरिजन करूंगा तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ ही। दूसरी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? बुक की होना चाहिए। ठीक है। तो रेशो के अंदर हम क्या कर रहे हैं? दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और कंपैरिजन कौन सी क्वांटिटीज का? कि जो क्वांटिटीज हैं उनकी काइंड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और मेजर हो रहे हो वो सेम यूनिट के अंदर। ठीक है। रेशो इज यूज टू कंपेयर ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम पॉइंट एंड मेजर इन सेम यूनिट। ठीक है। यानी कि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का हम मुवाजना कर रहे होते हैं और दोनों क्वांटिटीज की जो काइंड है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो भी लेंथ ही होनी चाहिए। लेंथ और लेंथ का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। मैथ और मैथ का कंपैरिजन कर सकते हैं आप। हाइट और हाइट का कंपैरिजन कर सकते हैं। एरिया और एरिया का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक तरफ एरिया ले लिया दूसरी तरफ वॉल्यूम। आपने सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए, उनका कंपैरिजन करना है। ठीक है। और जो मेजर हो रहे हो सेम यूनिट के अंदर। ठीक है। और इसको हम लिखते हैं ए रेशो बी। ठीक है। ए रेशो बी यानी कि आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, उनको आप कंपेयर कर रहे हैं और दोनों क्वांटिटीज एक ही काइंड की होनी चाहिए और जो मेजर हो रही हो सेम यूनिट के अंदर। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, लेंथ का कंपैरिजन आप लेंथ के साथ कर रहे होंगे, एरिया का कंपैरिजन आप एरिया के साथ ही कर रहे होंगे। ठीक है। अगर आपके पास बॉटल्स हैं, बॉटल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप बॉटल कंपैरिजन या कि बॉटल की लेंथ ज्यादा है या कम है तो आप उसका कंपैरिजन एक बॉटल के साथ ही कर रहे होंगे। ठीक है। तो रेशो क्या होती है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम पॉइंट ऑफ सेम काइंड विच मेजर इन सेम यूनिट। ठीक है। उसके बाद है आपके पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज होती है? प्रोपोर्शन ये इक्वेशन है जो स्टेट करती है कि दो रेशो आपस में क्या इक्वल हैं। यहां पर दो रेशो की बात हो रही है। लेट सपोज आपके पास 3:4 एक रेशो होगी आपके पास। एक और हम रेशो ले लेते हैं 6:8। अब प्रोपोर्शन क्या स्टेट करती है कि दो रेशो आपके पास क्या होगी? इक्वल होंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगी? 3 2 3 6 2 4 8 3:4 बन गया। ठीक है। तो दोनों रेशो आपस में क्या होगी? इक्वल होंगी। और इसको हम लिखते कैसे हैं? यहाँ पर हम बीच में 4 डॉट्स डाल देते हैं। ठीक है। ये प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ए बी सी डी चार टर्म्स हैं तो इनको आप लिखेंगे कैसे? ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शन बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, क्योंकि प्रोपोर्शन क्या है कि स्टेट करती है कि आपकी दो रेशो आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। और अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? वो इक्वल होगा। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लें ए इंटू डी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई डी। ठीक है। और आपके पास ये जो ए क्रॉस डी है इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज। और ये आपके पास सी क्रॉस भी है, इनको हम बोलते हैं ये एक्सट्रीमिटीज प्रोपोर्शन। और जो सी क्रॉस भी है इन्हें बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है। हम यहां पर इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कि मिसाल के ऊपर आप ये एग्जांपल लें 3/4 इज इक्वल टू 6/8। अब क्रॉस प्रोडक्ट लें इसका 3 × 8 इज इक्वल टू 6 × 4। 3 × 8 क्या हो जाएगा? 24 और 6 × 4 क्या? 24। इसका मतलब है 24 इज इक्वल टू 24। यानी कि ये आपके पास क्या था? एक्सट्रीमिटीज
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, और ये क्या था मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज लिया और प्रोडक्ट ऑफ मीन लिया तो आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ से एक चीज ड्राइव कर ली कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए डी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, और सी बी आपके पास क्या है, मीन्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वेरिएशन। वेरिएशन क्या चीज होती है, वेरिएशन लफ्ज से इसका मतलब है चेंज, तब्दीली। अब मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है कांस्टेंट और दूसरी क्वांटिटीज होती हैं जी वेरिएबल क्वांटिटीज। अब कांस्टेंट क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जो किसी भी सिचुएशन में अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही होती। जैसे मिसाल के ऊपर 4 है, ठीक है, 7.5 है, किसी भी सिचुएशन में अब ये एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी सिचुएशन में अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज। और दूसरी होती है हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में अपनी वैल्यू को चेंज कर देती हैं। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है। जैसे हम कहते हैं जी स्पीड है, स्पीड ऑफ कार ले लें या स्पीड ऑफ ट्रेन ले लें। अब ये हर सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो रही थी, कार की चेंज हो रही थी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी, वेरिएबल क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो वेरिएशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी हमारे पास होती है जी इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि जब आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसी के हिसाब से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है दोनों क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर आपकी एक क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, उसके रिस्पेक्ट से दूसरी क्वांटिटी भी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है उन दो क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यह डायरेक्ट वेरिएशन है उनके दरमियान। और अगर दो क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान रिलेशन इस तरह बन रहा है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब है कि उन दोनों क्वांटिटी के दरमियान जो वेरिएशन आ रही है वो कौन सी है, इनवर्स है। ठीक है, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब है उन दो क्वांटिटी के दरमियान क्या क्या रिलेशन बन रहा है जी, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट हम किसे बोलते हैं कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसकी उसी के रिस्पेक्ट से दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और उसके रिस्पेक्ट से दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब है कि इन दो क्वांटिटी के दरमियान कौन सी वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, अब डायरेक्ट वेरिएशन लेट्स सपोज एक क्वांटिटी आपके पास y और दूसरी है x, दोनों क्या हो रही हैं, अगर आप x y को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट से x भी इंक्रीज है, इसका मतलब है इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसको हम लिखते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर हम यहाँ से k का रिलेशन निकालें, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन केस में आएगा। इस तरह इनवर्स वेरिएशन केस में देखें क्या रिलेशन पाएगा, y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, यानी कि जब आप y को इंक्रीज करेंगे तो x क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो रहा है उसी के हिसाब से। अगर आप y को डिक्रीज कर रहे होंगे तो x उस हिसाब से क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहां पर क्या रहेगा, एक कांस्टेंट, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एक्स। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, सिर्फ जब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आ गई इन केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन केस में हमारे पास वैल्यू क्या आई, k इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये डायरेक्ट वेरिएशन केस में। और इनवर्स वेरिएशन केस में वैल्यू क्या आई है हमारे पास, k इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1, उसमें देखते हैं कि हमें क्या कुछ गिवन है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में कहते हैं विच इज ग्रेटर रेशो। आपको दो रेशो के मैंने पहले क्वेश्चन में 5:7 और 151:208
कह रहे हैं कि आप ये बताएं इन दोनों रेशो में कौन सी ग्रेटर है। ठीक है, दो रेशोज आपको गिवन है, इनमें कौन सी रेशो ग्रेटर है। ठीक है, तो आपके पास देखें 5:7, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5/7। इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.71। ठीक है, इस तरह दूसरी रेशो गिवन है हमें 151/208, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.72। तो इसका मतलब है जो आपके पास सेकंड रेशो है 151/208, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर रेशो है। यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 0.71 और यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 0.72। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास सेकंड रेशो है 151/208, ये क्या आपके पास ग्रेटर रेशो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गोल्ड and silver are mixed in the ratio of 7:4। कह रहे गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया गया है इन रेशो 7:4। इफ 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज यूज्ड, हाउ मच गोल्ड इज यूज्ड। कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर मिक्स किया गया है किस रेशो के हिसाब से, 7:4। गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया गया है 7:4 के हिसाब से। कह रहे अगर आप 36 ग्राम सिल्वर यूज करते हैं तो ये बताएं कि गोल्ड आपका कितना यूज होगा। तो सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं जी कि लेट ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू एक्स। हमने ये फाइंड करना है ना कि कितने गोल्ड आपका इस्तेमाल हुआ, उसको हमने लेट कर लिया इक्वल टू एक्स, यानी कि ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू एक्स। अब देखें हमारे पास रेशो क्या गिवन थी जो मिक्स हुए है, वो थी हमारे पास 7:6। 7:6 थी गोल्ड और सिल्वर की प्रोपोर्शन है। अब यहां पर गोल्ड की रेशो क्या है, 7 है। अब आपने कितने ग्राम यूज हुए वो आपने फाइंड करना है। यहां पर हमारे पास आ जाएगा एक्स। ठीक है, रेशो सिल्वर हमारे पास यूज हुआ गिवन है 36 ग्राम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7:6 प्रोपोर्शन x रेशो 36। यहां से आपने फाइंड करना है x की वैल्यू। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहां पर हमारे पास एक्सट्रीमिटीज क्या हैं, 6 और एक्सट्रीमिटीज हमारे पास है 7 × 36 ए और डी। ये हमारे पास ए भी है, ए और डी हमारे पास क्या होता है एक्सट्रीमिटीज, इज इक्वल टू मीन हमारे पास क्या होता है बी सी। तो 6 और एक्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, मीन। ठीक है, अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई और सिर्फ जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये रिलेशन बन जाएगा 7 × 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 7 × 6। ठीक है, तो 7 6 जार क्या होते हैं 42। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट किया था ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास x क्या आ गया 42। इसका मतलब है जो ग्राम ऑफ गोल्ड है वो कितना है 42 ग्राम, यानी कि आपका जो गोल्ड यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है 42 ग्राम यूज हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया गया है किस रेशो के हिसाब से, 7:6। अगर 36 ग्राम गोल्ड इस्तेमाल हुआ है तो आप ये बताएं कि आपका 36 ग्राम सिल्वर इस्तेमाल हुआ, तो आप ये बताएं कि आपका जो गोल्ड है वो कितने ग्राम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हमने लेट किया ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू एक्स। आपको रेशो क्या गिवन थी 7:6। ठीक है, अब आप देखें गोल्ड की रेशो क्या आती है यहाँ पर 7 और आपने ग्राम कितने यूज हुए वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स को लेट किया हुआ था, यहाँ पर हम एक्स ले लिया। रेशो सिल्वर हमारा इस्तेमाल हुआ 36 ग्राम। ठीक है, अब आपको पता है कि पीछे हमने देखा था कि प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज क्या है आपके पास 7 और 36। 7 × 36 इज इक्वल टू मीन, यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन 6 × x। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू चाहिए थी, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई और सिर्फ जा क्या हो जाएगा डिवाइड। 7 × 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x।
अब सिंप्लीफाई करते जाएं, 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36। तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 42 ग्राम। इसका मतलब है कि जो ग्राम है गोल्ड इस्तेमाल का वो कितना है जी 42 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हैं डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ RS 40,000 ऑफ अ फैक्ट्री। आपको अमाउंट के बने, टोटल अमाउंट है आपके पास RS 40,000, कह रहे ऑफ अ फैक्ट्री। क्या आपने प्रॉफिट को, प्रॉफिट आपको एनुअल प्रॉफिट हुआ है वो कितना है जी 40,000 ऑफ अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री का है। उसको आपने 3 पार्टनर्स के अंदर डिवाइड करना है इन द रेशो। रेशो आपको गिवन है, रेशो आपको गिवन है 5:8:12। आपने जो एनुअल प्रॉफिट हुआ है, एनुअल प्रॉफिट कितना था 40,000, उसको डिवाइड करना है 3 पार्टनर्स के दरमियान किस रेशो के हिसाब से 5:8:12। तो हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि हर पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप ये करें सम ऑफ रेशो फाइंड कर लें। सम ऑफ रेशो क्या होगा 5 + 8 + 12। 5 + 8 13 हो जाएगा, 13 + 12 क्या हो जाएगा 25। अब सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ गई 25। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ हम फर्स्ट पार्टनर देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर क्या होगा, फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू, अब कैसे फाइंड करेंगे इसका, पहले आप ये करेंगे टोटल अमाउंट लिख लेंगे, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई उस फर्स्ट पार्टनर को किस रेशो के हिसाब से आपने प्रॉफिट डिवाइड करना है वो कितना है जी 5 ओवर, आप जो आपका सम ऑफ रेशियो बन रहा है उसके साथ आपने क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेना है। अब जो प्रॉफिट है आप कैसे डिवाइड करेंगे, पहले आप करेंगे टोटल अमाउंट लेंगे। टोटल अमाउंट कितनी थी हमारे पास 40,000 इनटू जो फर्स्ट पार्टनर उसकी रेशियो क्या है हमारे पास 5 ओवर टोटल रेशियो कितनी है 25। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 25 1 जार 25 और 25 16 जार क्या होता है हमारे पास 400। 25 1 जार 25, 25 16 जार क्या होता है 400। आगे हमारे पास 2 जीरो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1600, यानी कि 25 1600 जार क्या होता है 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 1600 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉल्व करते जाएं, 16 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 80, 16 मल्टीप्लाई 5 80 होता है। और आगे हमारे पास 2 जीरो है, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पार्टनर है उसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा 8,000। ठीक है, हमने कैसे फाइंड किया, तरीका क्या है कि आपने टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, किस तरह कि आपने उसकी उस पार्टनर की रेशो लेनी है। ठीक है, और तकसीम करना है आपने उसको टोटल रेशो के ऊपर, सम ऑफ रेशो के ऊपर। ठीक है, तो उसकी रेशो कितनी थी 5 और जो टोटल रेशो थी हमारे पास आ 25। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्टनर की प्रॉफिट आ रहा था वो कितना था 8,000, 8,000 रुपये आ रही थी। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पार्टनर का फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट कितना आता है। सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट कैसे आएगा, सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू, वही प्रोसेस है, पहले आपने टोटल अमाउंट लेनी है। टोटल अमाउंट कितनी है 40,000। अब सेकंड पार्टनर की रेशो कितनी है 8 ओवर टोटल रेशो। टोटल रेशो हमारे पास कितनी आ रही है 25। अब पीछे हमने सिंप्लीफाई किया था 25 1600 जार क्या आ रहा था हमारे पास 40,000, तो नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास 1600 इंटू 8। अब 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 16 मल्टीप्लाई 8, 8 6 जार 48, यहाँ पर 8 आ गया, 4 कैरी, 8 1 जार 8 और प्लस 4 क्या जाएगा 12। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 128 और आगे 2 जीरो था, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 जीरो, तो 8 बन जाएगी 12,800 रुपीज। ठीक है, यानी कि जो सेकंड पार्टनर है उसके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा 12,800 रुपीज। ठीक है, पहले का प्रॉफिट हमारे पास आया था
8000, सेकंड का आ गया ये 12800। इस तरह हम थर्ड का फाइंड करते हैं। थर्ड पार्टनर का हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा, यही प्रोसीजर होगा, लेकिन उसमें चेंजिंग क्या आ जाएगी, उस जो पार्टनर है उसकी रेशो सिर्फ चेंज हो जाएगी। थर्ड पार्टनर है उसकी रेशो फाइंड करते हैं हम। थर्ड पार्टनर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट है 40,000 इनटू रेशो ऑफ डेट पार्टनर, वो कितनी है 12 ओवर टोटल रेशो 25। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 25 वन जा 25 और 1600 क्या हो जाएगा 40,000। पीछे क्या बच गया 1600 मल्टीप्लाई 12, 16 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, 16 10,000 हो जाएगा 160। अब 16 2 32 होता है, 160 में 32 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 192 और आगे 20 आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 19,200 रुपीज। यानी कि इसका मतलब है कि जो थर्ड पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट डिवाइड होगा उसमें वो कितना होगा 19,200। जो फर्स्ट पर्सन था उसमें जो प्रॉफिट शेयर हुआ है उसका जो प्रॉफिट डिवाइड होगा उसको वो कितना होगा 8,000 रुपीज। सेकंड जो पार्टनर है उसको प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो कितना होगा 12,800 और जो थर्ड पर्सन है थर्ड पार्टनर है उसको जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो कितना होगा 19,800 रुपीज। ठीक है, प्रोसेस क्या था कि आपने क्या किया कि रेशियोज को ऐड किया, 5 + 8 + 12 क्या हो गया हमारे पास 25। और जो प्रॉफिट था वो कैसे आपने फाइंड किया, आपने क्या किया टोटल अमाउंट को अंदर मल्टीप्लाई किया, किस तरह प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ डेट पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल रेशो। ठीक है, यानी कि उसका शेयर कितना था उस पार्टनर का और टोटल रेशो कितनी थी उसके साथ आपने तकसीम किया, आपने सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं इफ 11:x-1 is equal to 22:27, find the value of x। आपको गिवन है कि 11:x-1 is equal to 22:27, तो आप x की वैल्यू फाइंड करें यहां से। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज हमारे पास क्या है 11 × 27 इज इक्वल टू मीन क्या है हमारे पास x-1 इंटू 22। 11 × 27 इज इक्वल टू 22 इंटू x-1। 27 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 27 10,000 क्या होता है 270 प्लस 27 करेंगे तो ये बन जाएगा 297। इस तरह 22 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, 22x क्या हो जाएगा 22x प्लस माइनस माइनस 21, 22 1 22। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर 22 प्लस हो रहा है, क्वेश्चन की लेफ्ट साइड पर जाके हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 297 प्लस 22 इज इक्वल टू 22x। 297 में 22 प्लस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 319 इज इक्वल टू 22x। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 319 डिवाइडेड बाय 22। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 7.5। जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी 7.5। ठीक है, 319 को डिवाइड करें 22 के ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.5। ठीक है, आपको गिवन क्या था 11:x-1 इज इक्वल टू 22:27। ठीक है, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने किया कि आपको पता है प्रोपोर्शन में आपने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज क्या थी आपके पास 11 × 27 इज इक्वल टू मीन क्या है 22 इंटू x-1। 11 को मल्टीप्लाई किया 27 के साथ तो आपके पास आंसर आया 297।
22 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 22x माइनस 22। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर 22 माइनस हो रहा था, लेफ्ट साइड पर लेके आए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 297 प्लस 22 इज इक्वल टू 22x। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 319 और इज इक्वल टू 22x। अब 22 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 319 डिवाइड बाई 22 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं there is direct variation between x square and y when x is equal to 7। क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है x और y के दरमियान। y is proportional to x square। कह रहा है कि x आपको गिवन है x is equal to 7 and y is equal to 49। x की वैल्यू आपको गिवन है 7 और y की वैल्यू आपको गिवन है 49। तो कह रहा है कि आपके पास दो केस हैं। पहले केस में कह रहा है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9 और सेकंड केस में कह रहा है कि x फाइंड करें व्हेन y इज इक्वल टू 100। अब देखिए हमको गिवन क्या है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, डायरेक्ट रिलेशन है इनके दरमियान, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। अब हमारे पास हमें x और y की वैल्यू गिवन है, यहाँ से पहले हम क्या कर लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर x स्क्वायर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k क्या आ जाएगा हमारे पास, k इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हमें y की वैल्यू भी गिवन है, x स्क्वायर भी गिवन है, तो हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू y हमारे पास है 49 डिवाइडेड बाई x हमारे पास क्या है 7, x का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। k इज इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 49, 49 आ गया। अब ये 49 और 49 कैंसिल हो जाएंगे, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने फाइंड किया, हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x हमें गिवन था 7, y हमें 49 गिवन था। हमने k की वैल्यू फाइंड की कैसे, कि क्वेश्चन में गिवन था कि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर हमें कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट इस्तेमाल किया k। पहले हमने क्या किया, k की वैल्यू फाइंड की। कैसे फाइंड की, x स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो रिलेशन हमारे पास क्या बन गया, k इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू गिवन थी 49, x की वैल्यू गिवन थी 7, 7 x स्क्वायर था तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले पार्ट में कह रहे हैं कि आप y की वैल्यू फाइंड करें जब x आपके पास क्या है 9 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब हमने कांस्टेंट लगाया था, रिलेशन हमारे पास क्या बना था, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू, अब x के वन है हमारे पास, x स्क्वायर 12, k हमने फाइंड किया, k हमारे पास क्या है 1, k की जगह हमने 1 पुट कर दिया। x हमें गिवन है, इस केस में क्या है हमारे पास 12 और x स्क्वायर है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास आता है 144। तो 144 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 144। इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर 12 है तो y की वैल्यू क्या होगी 144। इस तरह पार्ट बी के बने इसका, पार्ट बी में कह रहे हैं कि x फाइंड करें जब y की वैल्यू क्या है 100 है। आपने अब x फाइंड करना है, हमें y की वैल्यू क्या बने 100। अब देखें रिलेशन क्या आपके पास, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप x को एक तरफ कर लें, अब k यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो रिलेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई के। सॉल्व करते जाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आपको गिवन है इस केस में 100 और k आपके पास क्या होता है, k क्या था आपके पास 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा 100। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा x और 100 क्या है हमारे पास 10 का रूट है। इसका मतलब है कि जब y की वैल्यू 100 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास
10। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था कि y और x के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और हमें x की वैल्यू गिवन थी 7 और y की वैल्यू गिवन थी 49। हमें कहा गया था कि आपके पास दो केस हैं, पहले केस में आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे केस में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सॉल्व किया हमने तो k की वैल्यू पहले हमने फाइंड की यूजिंग x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 49। k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, फिर हमने इस रिलेशन के अंदर y इज इक्वल टू के एक्स केयर में k और x की वैल्यू पुट की। पहले केस में हमें x की वैल्यू गिवन थी, क्या गिवन थी 12, पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 144। और सेकंड केस में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, y में गिवन था 100, रीअरेंज किया और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है,